बुलाया गया है कि निहाल साहब इस शहर में हमेशा गरीबों और पावरलूम के ताल्लुक से इस शहर को बनाया, संवारा और आज ये शहर सबके सामने है। और इसी की कड़ी है कि अपने सियासी सफ़र में उन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म का परचम उठा के रखा। और आज मुल्क के जो हालात बने हैं 2014 के बाद से, उसी की कड़ी एक थी 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन। पार्लियामेंट का इलेक्शन में मालेगांव शहर में तमाम ही लोगों ने, यानी जितनी सियासी पार्टियां हैं छोटी बड़ी, सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी का काम किया। अब किसने कितना किया ये फील्ड पे सबको दिखा है, पूरे शहर को दिखा है कि किसने क्या काम किया है। और उसका नतीजा वोटिंग परसेंटेज का जो रहा वो भी सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी लीडर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है या किसी पार्टी के बारे में बताने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया, राष्ट्रवादी वालों ने क्या किया, एमएलए ने क्या किया या दूसरी पार्टी वालों ने क्या किया। ये सब मरहला जो था वोटिंग के दिन, हम जब बूथ पर जा रहे थे, शान हिंद, मैं और हमारे साथ पार्टी के कुछ लोग थे, हम लगभग 80% बूथ पर विज़िट किए। लोगों की सबसे ज़्यादा परेशानी जो वहाँ देखी गई कि बहुत से लोग आए 2019 असेंबली की जो स्लिप थी वो लेकर अपनी ओर ढूंढते हुए हर बूथ पर हमको नज़र आए। हमारी खुद की समझ है कि अगर वोट कटी नहीं होती और ये परेशानी लोगों की नहीं होती तो परसेंटेज और बढ़ा होता, क्योंकि जब ऑफिशियल वोटिंग वाले दिन 63% आया तो हमने जो 17 सी फॉर्म पोलिंग एजेंट का जब हमने जमा किया, जो हम जितने पर हमने बैठाया था, तो उससे एक बात उसी वक्त वाज़ह हो गई थी कि परसेंटेज 63 नहीं है, उससे ज़्यादा है। और उस वक्त भी हमने कुछ मीडिया लोग के सामने ये बात रखी कि परसेंटेज जो है, हमारी खुद की समझ अभी भी यही है कि अगर 17 सी फॉर्म टोटल पार्टियों का ले लिया जाए जिन्होंने मालेगांव में काम किए थे, अब हर मालेगांव में बूथ वाइज काम अलग अलग यादी के हिसाब से दिया गया। बहुत ज़्यादा बूथ भी कुछ लोगों को दिए गए, हमको कोई बहुत ज़्यादा बूथ नहीं दिया गया, मगर उसके बाद भी हमने पूरे शहर में काम काज किए। हम जब वो देख रहे थे कि पोलिंग एजेंट का जो 17 सी फॉर्म आया, तो हमको उसी वक्त लग गया कि पोलिंग 70% के आसपास हुई है। और तभी यह एहसास हुआ कि अगर वोटिंग परसेंटेज और बड़ा होता तो और प्लस पॉइंट होता। मगर मालेगांव शहर के लोग काबिले मुबारकबाद हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पार्लियामेंट की वोटिंग करना, ये भी एक रिकॉर्ड है मालेगांव शहर में। और हम हमारी संविधान यात्रा से लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग से लेकर फतेह मैदान के जलसे तक हम एक ही बात बोलते थे कि पिछले तमाम ही पार्लियामेंट का इलेक्शन का जो परसेंटेज है उसका रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। और मालेगांव शहर के लोगों ने वो करके दिखाया। अब बाकी जो है उम्मीदवार ने दूसरे हलके से कितनी वोट ली है इसकी मालूमात ली जा रही है, मगर एक बात जो कुल मिलाकर समझ रही है कि ये इलेक्शन एक तरफा, इलेक्शन शुरू होने से पहले जो लग रहा था कि धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट एक तरफा बीजेपी का है, वैसे हालात बहरहाल नहीं बने। मुकाबला हुआ और कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि ये जीतेगा कि वो जीतेगा। 2019 में ऐसे हालात हमको उस वक्त नहीं दिखे थे। हमारा आज बुलाने का मेन मकसद था साहब की यौम पैदाइश के वक्त जो वोटर, क्योंकि अगर कोई भी इस शहर में किसी भी मामले में परेशान होता है तो सबसे पहले हमारी पार्टी वो मसला हल करने की तरफ जाती है। 2019 असेंबली का इलेक्शन हुआ, मुफ्ती इस्माइल साहब चुनकर आए, आसिफ शेख साहब हारे। उसके बाद उन्होंने डबल वोट कट करने के ताल्लुक से जो भी कार्रवाई की, उनकी ज़बानी थी प्रांत ऑफिस के बाहर के लगभग 35,000 वोट काटी गई। हमारी मालूमात में 40,000 वोट काटी गई। उसमें बहुत से मामलात ऐसे सामने आए कि डबल वोट के साथ सिंगल लोगों की भी वोटें कट गई। लेकिन जिन लोगों की वोट कटी और जो उस वक्त एमएलए बने, जो आज भी एमएलए हैं, उन्होंने उनके ताल्लुक से कोई कोशिश नहीं की कि उनकी वोट बच जाए।
अगर कोई सियासी दुश्मनी में कर रहा है और तुम आज पावर में हो तो उसको कहीं ना कहीं तुम्हारा काम है कि अपने लोगों को संभालना। मगर हम मुसलसल देख रहे हैं 5 साल से, जो लोग भी मुफ्ती साहब के साथ में रहे, उनकी लिए पूरी दिल और जान से काम किया, वो सियासी पार्टी के वर्कर हो, वोटर हो या गली मोहल्ले के सोशल वर्कर हो, सभी लोगों को छोड़ दिया गया। कहीं पर किसी के ताल्लुक से अगर कोई परेशानी है, सियासी, समाजी, राशन कार्ड की, वोटर लिस्ट की या किसी भी तरह की, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए अगर कोई सियासी पार्टी कुछ करती है तो रिकॉर्ड के लिए मुझे अच्छी से ख्याल है कि एक मर्तबा कुछ 150 कार्ड, पीले कार्ड बांट कर उसकी ऐसी पब्लिसिटी यूट्यूब और अखबारात में दी गई कि जैसे बहुत बड़ा कामकाज किया गया है, जबकि वो हैंडीकैप और ये एक शासन का वो निर्णय था। मैं बोला कि इस शहर में जब पीला कार्ड आया देवी गौड़ा सरकार के वक्त, जब निहाल साहब यहाँ के एमएलए थे, उस वक्त लोग ये बोला करते थे कि जो 37% बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो हर शहर में 37% थी। ये मालेगांव शहर वाहिद था जहां लगभग 44 से 45% लोगों का पीला कार्ड बना दिया गया। तो हम जो बोलते हैं कि दबदबा इसलिए बोलते हैं कि 37% ही अगर होता तो ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, वो तो कोई भी कर सकता था, मगर उसको अपने शहर के लिए, यहाँ ज़्यादा गरीब है इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हटकर अगर 45% उस वक्त कार्ड बनाकर दिए गए तो ये है लीडर का सही मायनों में दबदबा। और यही दबदबा इस शहर में हम लाना चाहते हैं कि कोई कामकाज अगर किसी की ओर कट रही थी उनकी दुश्मनी में कोई अगर काट रहा था तो काटने वाला भी शहर के लिए दुश्मन था और कटवाने वाला भी शहर के लिए दुश्मन था, जिसने उनको संभाला नहीं। आज फिरका परस्ती का ये हाल है कि आज अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुसलमानों की ये 100 वोट काट दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत कोशिश करना पड़ेगा। आज पूरा डिपार्टमेंट फिरका परस्ती में डूबा हुआ है, ऊपर की लीडरशिप भी कहीं ना कहीं मदद कर दी होंगी वोट कटवाने में, कि अगर कोई वहीं का आदमी बोल रहा है कि ये वोट बोगस है और ये वोट सही नहीं है तो इतनी बड़ी तादाद में किसी के बोलने से वोट कटती नहीं। हम लोग भी यादी पे काम काज करते हैं, अक्सर ये होता है कि वोट अगर इधर से उधर हुई है ट्रांसफ़र करने में या वोट मैयत की कटवाने में बड़ा मुश्किल मरहला है, ये जल्दी होता नहीं है। मगर इस मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में कटने की वजह कहीं ना कहीं फिरका परस्ती की सरपरस्ती थी वोट कटवाने में, हम ये बात मानते हैं। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन शहर इसको भूले नहीं कि किसने क्या किया है, इलेक्शन में किसने फील्ड पे क्या काम किया, वोट कटने में किसका रोल था, वोट ना बचाने में किसका रोल था। इन सब बातों को देखते हुए हम जो है शहरियान जो परेशान है, क्योंकि हर शहरी खास तौर से मुसलमान, इस शहर में सीएए लागू है, आने वाले वक्त में एनआरसी शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो फिक्रमंद है इस चीज़ को लेकर। पोलिंग बूथ पे भी वो फिक्रमंदी हमको नज़र आई, इसलिए हम शनिचर के दिन से हमारी ऑफिस से स्पेशल शनिचर के दिन कितनी तारीख है, तो हमारी आगरा रोड की ऑफिस से 25 मई से हम वहाँ पर कई टेबल लगाकर वोट जिनकी डिलीट हुई है, वो ओरिजिनल वोट है तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए शहरियान से गुजारिश है कि शनिचर के दिन से आगरा रोड की समाजवादी ऑफिस पर जिन लोगों के पास भी 2019 की स्लिप है वो स्लिप के साथ आए, अगर स्लिप नहीं भी है और उनको ये बात का इल्म हो गया है कि उनकी वोट डिलीट हुई है वो भी आए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो भी इलेक्शन इसके बाद पहला है उन सब की वोट वापस उसमें ऐड हो जाए यादी में, ताकि आने वाले वक्त में एनआरसी और सीएए के सवाल पे या किसी भी और इशू पर किसी को कोई परेशानी ना हो। समाज के नीचे तबके से लेकर मजदूर तबके से लेकर सरमायादार तबके तक उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। साथ ही निहाल अहमद साहब के पास अगर कोई आता था तो वो ये बोलते थे कि उसका कागज़ लाए हो क्या, उनका बोलने का स्टाइल था, तो बोलते थे कागज़ नहीं लाए तो साहब एक जुमला बोलते थे, देखो ज़बानी चलता है अल्लाह के यहाँ,
कागज, दुनिया में कागज चलता है, तो उनके हमेशा से इस बात पर तवज्जो रहती थी कि लोगों के कागजात वो मजबूत रहना चाहिए। जैसे आज लोग महसूस कर रहे हैं एनआरसी और सीए के आने के बाद कि हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स मजबूत करना है, लेकिन उस जमाने में साथी निहाल अहमद साहब के वर्कर सोशलिस्ट पार्टी से लेके जनता दल तक अगर किसी के यहाँ बच्चा हो जाता था, पैदा हो जाता था, तो वो कारपोरेटर और मेंबर जो काउंसलर रहते थे वो जाकर नोंदनी किया करते थे। यहाँ तक के राशन कार्ड का काम पूरे जोरों शोर से जनता दल ऑफिस से चला करता था निहाल साहब की निगरानी में। उसके बाद 65 साल की उम्र के लोगों का वजीफा, बेवाओं का वजीफा, ऐसे तमाम कागजात और वोटर लिस्ट में नाम को इंदराज करने का काम मुसलसल जनता दल ऑफिस में निहाल साहब की जिम्मेदारी खास निगरानी पर चलता था। यहाँ तक के साहब जगह जगह शहर के मुख्तलिफ हिस्से में मीटिंग लेके लोगों को ये कहते थे कि तुम अपना नाम वोटर लिस्ट में लाओ। असल में मालेगांव शहर ऐसा है जहाँ दूसरे शहरों से आकर लोग बसे हैं, चाहे वो यूपी हो, खानदेश हो, हैदराबाद हो, या ये 2001 के फसाद के बाद से गुजरात की भी बड़ी तादाद में लोग मालेगांव में आए। तो साथी निहाल अहमद साहब का ये मकसद था कि उनको मालेगांव की शहरियत और हिंदुस्तान की शहरियत कायम रहे, इसकी कोशिश वो उस वक्त किया करते थे जब एनआरसी सीए का कोई नामो निशान नहीं था। जब बीजेपी सत्ता में आएंगे ये कोई सोच नहीं सकता था। तो हम ये मानते हैं कि साथी निहाल अहमद साहब इतने दूरअंदेश लीडर थे कि ये सारे हालात जो आज आ रहे हैं उनके इंतकाल के बाद, ये उसका अंदाजा साथी निहाल अहमद साहब पहले ही करके लोगों को कहते थे अपने कागजात, अपनी शहरियत को मजबूत रखो। 2019 का इलेक्शन हुआ, उसमें शेख आसिफ साहब इलेक्शन हारे और उन्होंने वोटर लिस्ट में जो भी नाम निकाला कि ये उनका कहना था कि 30 से 35 हज़ार या उससे ज़्यादा लोग, उनकी वोट डबल है, उनका एड्रेस ऐसा है वैसा, ये सब कर कर उन्होंने कोशिश की कि उनका ऐसी सोच थी कि ये सारी वोट जो है ये मुफ्ती साहब को मिली है, इसलिए उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ज़ाती दुश्मनी के लिए ऐसे भी लोगों की वोट को काट दिया जो मालेगांव शहर में थे। आप कल देखेंगे कि हम लोग जब इलेक्शन के दिन घूम रहे थे तो कई लोग ऐसे थे जो जिंदा थे, उनके आगे मृत्यु लिखा हुआ था और डिलीटेड थी। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये कौन से कौम के हमदर्द हैं जो अपने इलेक्शन हारने की जिद पर और अपने इलेक्शन हारने के गुस्से में ये भूल गए कि एनआरसी लागू है। 2019 में हालात बदल चुके थे, एनआरसी की बात होने लगी थी, सीए की बात होने लगी थी, फिर भी शेख आसिफ साहब ने इलेक्शन हारने के बाद अपना जाती गुस्सा निकाला। वो ये भूल गए कि मेरे ये काम करने से जो लोगों की वोट मैं काट रहा हूँ उनको तकलीफ आएगी, उनकी शहरियत खत्म कर रहा हूँ। ये अपने खुदगर्जी में उन्होंने नजरअंदाज किया कौम के दर्द को, कौम को मुश्किल में डाला इतने सारे लोगों को। और इसके बरखिलाफ जो एमएलए चुन के आए उनका ये काम था कि जो वोटर की वोट काटी जा रही थी उसका तो कोई जाती मफाद नहीं था, उसका तो कोई लड्डू नहीं मिल जाने वाला था, वो सिर्फ इसलिए काटे जा रहे थे कि उन्होंने मुफ्ती साहब को ओढ़ दिया। और मुफ्ती साहब की ये जाती जिम्मेदारी थी कि उनकी वजह से बिला वजह लोगों का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट में, लेकिन उन्होंने वोट लेने के बाद ये परवाह नहीं की, उनका काम पूरा हो गया इलेक्शन में वोट लेने के बाद, और उन्होंने परवाह नहीं की कि मेरी वजह से ये 30,000 35,000 लोगों की शहरियत खतरे में आ गई है, वो ख्वाब खरगोश में रहे। उन्होंने कभी निगरानी नहीं की कि मेरी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, और वो नजरअंदाज करते रहे। और आज ये हाल हो गया है कि जो जिंदा हैं उनको मृत्यु लिखा गया, जो लोग शहर में आबाद हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हमारे अंदाजे के मुताबिक जैसे मुस्तकीम ने कहा कि 40,000 लोग अपनी शहरियत से महरूम रह गए। इनको महरूम करने में शेख आसिफ इलेक्शन हारने के बाद इनकी खुदगर्जी और मुफ्ती साहब की चुन के आने के बाद अपना मतलब निकल जाने के बाद उन्होंने अपने वोटरों को ऐसे ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि एनआरसी और सीए की मुसीबत मुसलमानों पे हावी है। इसके बावजूद उन्होंने कोताही की या अपना मतलब निकल देने के बाद, जैसा कि हर किसी के साथ वो करते आए कि अपना काम जब हो जाता है तो वो लोगों को नजरअंदाज करते। ये दोनों लीडरान आप लोग महसूस करो और सोचो कि ये अपने
फायदे और अपने नुकसान के लिए शहर के 40,000 लोगों की शहरियत को खतरे में डाल दिया। ये इतनी खुदगर्जी है, वो ये भूल गए कि चलो वो भले मुफ्ती साहब को वोट दे दिए हो, लेकिन है तो यार अपने कौम के लोग ना, इनको तकलीफ होगी, एनआरसी में इनको जवाबदेही बढ़ जाएगी, इनकी शहरियत खतरे में आ जाएगी। लेकिन इन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए उनका वोट कटवाया और मुफ्ती साहब के जैसा रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा अपना मतलब पूरा होने के बाद उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग सिर्फ मेरी वजह से परेशान है क्योंकि मुझको वोट दी। तो ये मैं मानती हूँ ऐसा जो शहर के 40,000 लोगों की शहरियत खतरे में डालते हैं, ये न सिर्फ उन 40,000 लोगों के गुनहगार है बल्कि ये पूरे कौम के गुनहगार है कि ना इन्होंने बचाने की कोशिश की, अपना मुफाद अपनी खुदगर्जी पे दोनों हावी रहे और उन्होंने 40,000 लोगों का नुकसान किया। खैर, अब जो हुआ इसके बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि साथी निहाल अहमद साहब का जो रिवाज रहा है कि वो लोगों के मामलात में लोगों को तकलीफें कम हो, सरकारी दरबारी काम में मददगार साबित हो। और आप देखेंगे कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब की ऑफिस में हमेशा से भीड़ रही, वैसे ही आज समाजवादी पार्टी की ऑफिस में भीड़ रहती है। लोग अपने मुश्किलात और काम लेकर यहीं आते हैं। लोगों को ये बात समझती है कि कागज़ की मालूमात और कागजात जमा करना और सही सिमत में जमा करना ये निहाली वर्करों को ही आता है। इसके अलावा न कोई इतना पढ़ा लिखा है, न इनको किसी को कानूनी समझ इतनी। तो हम लोग शनिचर के दिन 25 मई से जो लोगों की वोट सियासी दुश्मनी में काट दी गई और सियासी फायदा उठाने के बाद उनको रोड पे लावारिस छोड़ दिया गया, ये दोनों लीडरान की कोताही के बाद हम लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि ऐसे लोग जिनकी वोट कट गई है बिला वजह, वो हमारे ऑफिस पे आए। हम लोग उनके लिए मखसूस इंतज़ाम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आने वाले इलेक्शन में उनका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में आ जाए। वोटर लिस्ट में नाम मतलब शहरियत, वोटर लिस्ट में नाम नहीं मतलब शहरियत नहीं। और ये जो हो रहा है शहरियत ख़त्म करना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें कौन बीजेपी का एजेंट है जो 40,000 लोगों को ऐसे ही नाम कार्ड दे रहा है। ये 40,000 वोट जो कटी है ये कहाँ जाने वाली थी? सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को मिलने वाली थी। ये दोनों ने नजरअंदाज किया, काटने वाले ने भी और जो बेचारा वोट ले लिया और भूल गया कि हमको इनकी जिम्मेदारी थी, मेरी वजह से नुकसान में, ये दोनों लोगों की कोताही। और इसको आप लोग शहर में गौर से सोचना चाहिए कि ये न सिर्फ सियासी फायदा उठा लेने के बाद या सियासी दुश्मनी करने के बाद शहर के कौम के साथ ये लोग जो है वो अपनी सियासी गुस्से का इजहार करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो भी है अपनी कौम है, अपना शहर है, आज इनको वोट दे दिए कल हमारे रहेंगे। लेकिन ये सारी बातें अपनी सियासी लालच में इन लोगों ने नज़रअंदाज की। खैर, इसको शहर देखे, महसूस करे कि शहरियत आज इतनी मुश्किल में है, मुसलमान इतना परेशान है हिंदुस्तान का। उस वक्त ये हरकत करने वाले दोनों लोगों को याद रखे कि कल को कोई तकलीफ आ गई, हो सकता है 40,000 लोगों में से हम लोग 39 का ही काम कर पाए, हो सकता है कि हम उसमें 100 लोग छूट जाएं, वो 100 लोगों का जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए ज़रूरी है वो तमाम लोग जिनके वोटर लिस्ट में नाम काटा गया है वो समाजवादी ऑफिस राब्ता शान हिंद राब्ता ऑफिस आगरा रोड पर आकर अपनी वोट और अपने कागजात को जमा करवाएं। वो हमसे राब्ता कायम करें, हम उनको बताएंगे कि भाई किस तरह वोट बढ़ेगी, पूरी हम कोशिश करेंगे। और जो नए वोटर हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है और उन्होंने अपने नाम का इंदराज नहीं करवाया है और जिनकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने से वोट कट गई है या उनको ट्रांसफ़र करना है, तो वो सारे ऐसे लोग समाजवादी पार्टी की ऑफिस पर आए। ये हमारी इब्तिदाई प्रोग्राम है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि लोगों के घर घर जाएं और उनको वोट और शहरियत, वोटर लिस्ट में नाम और शहरियत क्या है ये बताएं, क्योंकि हमारे ऊपर ये समझ लो कि अगर तीसरी बार बीजेपी हुकूमत आती है तो वो इतने सारा जो हवा हो गया कि बीजेपी खतरे में, उसके बाद भी अगर वो हुकूमत में आए तो समझ लो वो बहुत जहरीली होकर आएगी, जिसका अंजाम जो है वो और ज़्यादा हिंदुत्व और कम्युनलिज्म की तरफ जाएगी, लोगों को कम्युनल करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे कागजात को पूरा करें और हम साथी निहाल अहमद साहब की जो रवायत है उसको कायम रखेंगे। मालेगांव शहर में किसी भी पार्टी का वोटर हो, चाहे वो हमारे खिलाफ का हो, हमारा साथी हो या किसी का भी साथी हो, मालेगांव शहर की आवाम सबसे अव्वल है, सियासी फायदा 2 नंबर पर है।
इसलिए आए और हम लोगों से राब्ता कायम करें और हम लोग उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों से भी हमारी दरख्वास्त है कि आप भी लोगों में बेदारी पैदा करें कि अपनी वोट का इंतजार करें और जिनकी कट गई है वोट वो उसको दोबारा वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए कोशिश करें। ये जो वोट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लीग थी आसिफ शेख साहब ने अपने इलेक्शन हारने के बाद, तो उनका ये कहना था कि पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वोट बढ़ाई गई है और वो वोट बोगस है। ये चक्कर में मैं ये मानती हूँ आसिफ साहब की इस हरकत से फिरका परस्तों को, बीजेपी को मौका मिला ये बोलने का। आप तो समझ लोगे उस वक्त वो राणे के बच्चे नहीं थे, नहीं तो वो भी आ जाते बोलने के मालेगांव में मुसलमान जो है वो एक आदमी 4-4 और झूठा वोटर है। इनकी इस हरकत से उनको फरोग मिलता। और दूसरी तरफ मुफ्ती साहब, जो लोग उनकी वजह से परेशान है, सिर्फ उनका गुनाह ये था लोगों का कि वो मुफ्ती साहब के वोटर है, वो उनको बचाने की कोशिश नहीं की है। ये सिर्फ सियासी आदमी नहीं, ये अगर उनको मिल्लत का दर्द होता तो वो ये सोचते कि यार आज NRC का मामला है, CAA का मामला है, कहीं मुझे वोट देने की वजह से ये लोग मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन वो भी उन्होंने किसी तरह, वो सिर्फ माइक में बोलते हैं कौम और मिल्लत की बात, लेकिन कहीं अंजाम नहीं देते, कहीं उनका अमली तौर पे कोई काम नजर नहीं आता। जब वोट काटी जा रही थी उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप लोग उस वक्त साथ में थे, आपने क्या किया उस वक्त? सबसे पहले जब वोट काटी जा रही थी तो सबसे पहले प्रांत ऑफिस पर मुफ्ती साहब को ले जाने वाला आदमी मैं ही हूँ, जो उनको लेकर गया और वहाँ प्रांत साहब से बात करवाया कि ये सब सियासी दुश्मनी में काटी जा रही है मुफ्ती साहब, तुम उस पर ध्यान दो। और प्रांत से पूरी बातचीत करने के बाद वो मुझे बोले कि यार अपने जो है अपने उस वक्त उनके पास वो संपर्क था कि अपने संपर्क कार्यालय से कामकाज अच्छे ढंग से शुरू करेंगे, मगर उसके बाद उन्होंने शुरू नहीं किया। हाँ, लेकिन हम लोगों ने हमारी राब्ता ऑफिस, जो पहले जनता दल राब्ता ऑफिस थी और उसके बाद समाजवादी की राब्ता ऑफिस, हम लोग मुसलसल नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में इंदराज का काम कर रहे हैं और जो ट्रांसफर के लिए भी बोल रहे हैं। लेकिन लोगों में बेदारी नहीं थी, बेदारी क्योंकि कोई बीच में इलेक्शन नहीं आया। अब ये इलेक्शन आया तो लोगों को ये समझा कि हमारी वोट कट गई। ये सियासी दबदबे की कमी थी कि वो इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने वोट को कटवा दिया और ये इलेक्शन जीतने के बाद भी बचा नहीं पाए। मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग, इनकी दुश्मनी की वजह से मौका मिला बीजेपी को, 40,000 लोगों की वोट काटने का मौका मिला। ये दोनों एजेंट का काम कर रहे हैं। तैयारी आपकी है या फिर आपका गठबंधन किसी ने और से होगा तो आप उसके साथ जाएंगे या कोई आपके साथ? जो हम अखिलेश जब समाजवादी में गए, अखिलेश यादव साहब से मिले, अबू आसिम आजमी साहब से मिले, तो एक बात हमारी तरफ से भी क्लियर थी और उनकी तरफ से भी थी कि असम्बली इलेक्शन तुमको लड़ना है और हमारी भी मर्जी थी पूरी ताकत से असम्बली इलेक्शन लड़ना। आज जो सियासी हालात शहर में दिख रहे हैं कि MLA और साबिक MLA ये दोनों से बहरहाल नाराज़गी है। इसका सबूत था फतेह मैदान का जलसा कि जो लोगों के गुमान में नहीं था कि फतेह मैदान में इतना कामयाब जलसा होगा, तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों की नाराज़गी है। और हमको पूरा यकीन है कि शहर में पीछे 25 साल 99 के बाद से आज 25 साल होने पे आया है, वो 25 साल की तारीख भी जल्द ही आने वाली है। तो इन 25 सालों में शहर में ना डेवलपमेंट का जैसा काम होना चाहिए था वैसा हुआ और शहर का जो दबदबा था वो ख़त्म होता चला गया। इसलिए आने वाले वक्त में शहरी भी ये चाहता है कि कोई तीसरा आदमी नुमाइंदगी करे और वो तीसरा आदमी इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी से रहेगा।